टुडे व्हाट आई हैव टू टेक, टुडे आई हैव टू कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिटरेरी टर्म्स, जो रिमेनिंग पार्ट है लिटरेरी टर्म्स का, जिसे मैं पहले भी डिस्कस किया था, जिसपे आपका इगोटिस्टिकल सबलाइन था, निगेटिव कैपेबिलिटी था, टच स्टोन मेथड था, और फिलिस्टीनिज्म को लेकर के मैंने बात किया था। दिस थिंग्स या दिस पॉइंट आई हैव कवर्ड, और हम उसी को आगे लेकर के चलेंगे। तो जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। Yeah, I think it's visible. We have gone with negative capability, egotistical sublime, willing suspension of disbelief. We have also covered touchstone method, Philistinism. We have covered Oxford or Tractarian movement, aesthetic movement, Kachak races. Now we have to go pre-Raphaelite movement. It's a very significant movement. I have to cover this point, and let me share with you pre-Raphaelite movement. Yeah. Here I would like to tell you ki today what I have to go. Today I have to cover pre-Raphaelite movement, and why this movement I have to take. What is the importance of this movement? I will discuss with you here. One thing I would like to tell you ki whenever we talk about pre-Raphaelite movement, this pre-Raphaelite movement or pre-Raphaelite brotherhood, ये दोनों एक ही चीज है। ये जो प्री रैफेलिट मूवमेंट या प्री रैफेलिट ब्रदरहुड है, ये क्या था? अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट था, पोएट्स था, और क्रिटिक्स भी इसमें थे। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि व्हेन आई टॉक अबाउट प्री रैफेलिट ब्रदर और प्री रैफेलिट मूवमेंट, then remember that कि प्री रैफेलिट ब्रदर और प्री रैफेलिट मूवमेंट इट केम इन विक्टोरियन एज। एक किस एज में आता है? विक्टोरियन एज में आता है। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट ये है कि ये जो ग्रुप था, किसका ग्रुप था? आर्टिस्ट का ग्रुप है, पोएट्स का ग्रुप है, और क्रिटिक्स का ग्रुप है। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि हु केम इन दिस ग्रुप, कौन कौन से लोग इस ग्रुप में थे। एक नाम आपका जॉन इवरेट, JOHNEVERET, जॉन इवरेट। मिलाइस, पूरा नाम उनका है जॉन इवरेट मिलाइस। दाते गैब्रियल रॉसेटी, you don't have to forget Date Gabriel Rossetti, because Date Gabriel Rossetti was the founder member. So you remember this name, Dante Gabriel Rossetti, DG Rossetti, शॉर्ट फॉर्म में इनको DG Rossetti भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विलियम हॉलमैन हंट, विलियम हॉलमैन हंट। नेक्स्ट है विलियम माइकल रॉसेटी। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम। थॉमस उलनर, you have to go. Frederick George, you have to go. Frederick George Stephens and James Callinson. So what did I tell you? I just told you about Pre-Raphaelite Brotherhood. And what was Pre-Raphaelite Brotherhood? Pre-Raphaelite Brotherhood, a group of artists, poets, and critics. A group of artists, poets, and critics. And you will come to know कि when you talk about a pre-Raphaelite Brotherhood, that was a group of artists, poets, and critics, what do you find them? नंबर वन, जॉन इवरेट मिलाइस, एक राइटर। दूसरे दांते गैब्रियल रॉसिटी, दूसरे राइटर। तीसरे विलियम हॉलमैन हंट, तीसरे राइटर। चौथे विलियम माइकल रॉसिटी। पांचवा टॉमस उलनर। छठा फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस। और नेक्स्ट आपके जेम्स कॉलिंसन। ये सब के सब नाम है जो विक्टोरियन एज के आर्टिस्ट है, पोएट्स है, और क्रिटिक है। इन सब लोगों की पहली मुलाकात होती है हु फर्स्ट मेड एज अ ग्रुप लेड बाय द फर्स्ट थ्री। इन लोगों की मुलाकात होती है, और इन लोगों ने क्या किया था? 1848 में इस ग्रुप को, प्री रैफेलिट ब्रदरहुड को, इन्होंने क्या किया था? एक अमली जामा पहनाया था। अमली जामा का दे गेव इट द प्रैक्टिकल शेप। पहली बार ये व्यवहार में हमारे सामने आया हुआ था। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि प्री रैफेलिट ब्रदरहुड, a group of poets, critics, and artists came in Victorian age. Among these members, John Everett,
Milas, Dante Gabriel Rossetti, and William Holman Hunt are taken as the founder member. उसके अलावा बाद में माइकल रॉसेटी, टॉमस हुलनर, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड जेम्स कॉलिंस, ये सब के लोग आते हैं। तो ये मूवमेंट कब आया है? 1848 में आया है। द इनिशियल पीआरबी, पीआरबी जो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म है किसका? प्री रैफेलिट ब्रदरहुड का। The initials PRB first appeared on their work in the Royal Academy Exhibition। सबसे पहली बार ये अगर वर्क की शक्ल में आता है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ पेंटर्स भी थे, तो सबसे पहले ये पेंटिंग की शक्ल में आता है, पोइट्री की शक्ल में नहीं आता, लिटरेचर की शक्ल में नहीं आता। सबसे पहले किसकी शक्ल में आता है? फर्स्ट अपियर्ड on their works in the Royal Academy Exhibition। रॉयल एकेडमी एग्जीबिशन में पहली बार ये आता है वर्क के रूप में 1849 में, एज इट्स पीरियोडिकल। और फिर आप देखेंगे कि एक पीरियोडिकल निकलता था, उस पीरियोडिकल का नाम था द जर्म। जर्म जर्नल का नाम है। जर्नल में उसमें क्या हुआ? सजेस्ट द मूवमेंट वाज स्ट्रांगली लिटरेरी। जो द जर्म नाम का जर्नल था, इस जर्नल में ये चीज कहा गया कि यह एक लिटरेरी मूवमेंट था। व्हाट मूवमेंट? इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट वाज अ लिटरेरी मूवमेंट एंड कम ऑफ इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग पेंटिंग। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे नजर आएगा? पेंटिंग के फील्ड में, बिकॉज इसके जो मेंबर्स थे आर्टिस्ट भी थे। तो इसका जो स्ट्राइकिंग, जो सबसे बड़ा बदलाव इसने लाया, कहाँ पे लाया? पेंटिंग में लाया। वर इंस्पायर्ड बाय जॉन, that is a were inspired by uh, that is a जॉन कीट्स। और ये किससे इंस्पायर्ड थे? जॉन कीट्स से। जो भी पेंटिंग में बदलाव आया था, देवर इंस्पायर्ड बाय हुम? देवर इंस्पायर्ड बाय जॉन कीट्स। दांते से इंस्पायर्ड थे, विलियम शेक्सपियर से इंस्पायर्ड थे। तो इफ द क्वेश्चन कम्स कि प्री राफेलिक ब्रदरहुड, स्पेशली जो इसके पेंटर थे या जो और थे, देवर इंस्पायर्ड बाय हुम? देवर इंस्पायर्ड बाय जॉन कीट्स, Dante and William शेक्सपियर, एंड आल्सो अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन से भी वे प्रभावित थे। ये कब आता है? 1848 में आता है। 1848 का मतलब विक्टोरियन एज। एंड यू विल कम टू नो ये क्या था? ग्रुप ऑफ पोएट्स था, क्रिटिक्स थे। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? जॉन एवरिट मिलाय, दांते गैब्रियल रॉसेटी, विलियम हॉलमैन हंट, विलियम माइकल रॉसेटी, then Thomas Wooler, Frederick George Stephens, and James Collins. These were the people. These were the say artists. Yeah, these were the you can say uh, जो ग्रुप मेंबर्स थे, वे सारे लोग शामिल थे। So you next point, and what is that? Here you come to know commonly aspirations of the group, including fidelity. And what do you find here? And Alfred Tennyson, commonly aspirations of the group included fidelity to nature। और आप क्या यहाँ पर पाते हैं? फिडिलिटी टू नेचर, कि नेचर में बहुत सारा फिडिलिटी रहा था। दैट वाज द फिडिलिटी टू नेचर मैनिफेस्टेड इन क्लैरिटी। नहीं आ रही। जा रही है? हेलो? हेलो? जी सर, अब आ रही है। ओके ओके। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि ये जो ग्रुप थे या इसके जो मेंबर्स थे, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम? दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, यू विल कम टू नो some important figures या some important names you find। और उनमें से जो लोग रहे हैं वो कौन कौन लोग रहे हैं? यू फाइंड कि some important members का मतलब यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड जॉन कीट से, दांते गैब्रियल रोसेटी से, विलियम शेक्सपियर से, और अल्फ्रेड टेनिसन से भी ये लोग इन्फ्लुएंस रहे। नेक्स्ट यू सी व्हाट? नेक्स्ट यू सी ग्रुप इंक्लूडेड फिdelity टू नेचर मैनिफेस्टेड इन क्लैरिटी। और उनकी खासियत क्या थी? उनमें क्लैरिटी आपको नजर आएगी, ब्राइटनेस नजर आएगा। डिटेल्ड फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लोरा, detailed first flora, and you will come to know living creature। तो these things you find कि
उनकी अपनी पेंटिंग में और यही चीज लिटरेचर में भी अडॉप्ट किया गया। क्या क्या चीज अडॉप्ट किया गया? मैनिफेस्टेड इन क्लैरिटी, कोई भी चीज बहुत क्लियर ढंग से देखने की, ब्राइटनेस दिखाया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ फ्लेश एंड ब्लड वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे जो हिंदी में शब्द यूज किया जाता है कि एक सजीव चित्रण किया गया। तो एक स्पष्ट रूप से या क्लियर तौर पर बहुत अच्छे ढंग से whatever has been presented, whatever has been painted by them, you find clarity, you find brightness, you find detailed first hand observation of flora, these things, एंड मॉरल सीरियसनेस। इसके अलावा उसमें कुछ नैतिक शिक्षा भी दी गई। इन सम एक्सप्रेस्ड इन रिलीजियस थीम्स, कुछ चीजें तो रिलीजियस थीम्स को लेकर के लिखा गया। आर सिंबॉलिक मिस्टिकल इकोनोग्राफी, और कुछ चीजों में सिंबॉलिक फॉर्म चीजें रखी गई है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, whenever you go with these points, remember that the pre-Raphaelite brotherhood, it was a group of artists, poets and critics. When you will come to know कि first uh, as you can say कि its impact, first you can see it where in painting, in painting। और वो पेंटिंग कहाँ पे उसका एग्जीबिशन लगा हुआ था? दैट वाज अ रॉयल एकेडमी एग्जीबिशन। तो जब लोगों ने पेंटिंग उसका देखा तो दैट वाज डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग। और इसकी पेंटिंग में या इसकी राइटिंग में जो असर था कीट्स का, दांते का, शेक्सपियर का, अल्फ्रेड टेनिसन का। और उस पेंटिंग की खासियत क्या थी? उस पेंटिंग में ये था कि क्लैरिटी थी, ब्राइटनेस था, और डिटेल फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन था, सीरियसनेस इन सम एक्सप्रेस्ड, कुछ रिलीजियस थीम, कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। Many of the subjects, you will come to know कि many of the subjects were what? Many of the subjects were मेडिवल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था, जो ये सब्जेक्ट था उसमें कौन सी सेटिंग थी? मेडिवल सेटिंग। मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स वर मेडिवल एज वेल एज लिटरेरी, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेडिवल थे और लिटरेरी थे। एंड द मूवमेंट मच इन्फ्लुएंस बाय जॉन रस्किन, और यह जो मूवमेंट था इस ये किससे और प्रभावित था? जॉन रस्किन से भी। हु बिकेम इट्स चैंपियन, जो इसके चैंपियन भी बने थे। itself in part as a revolt अगेंस्ट द अगलीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड ड्रेस। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो मॉडर्न लाइफ लोग जी रहे थे, उस मॉडर्न लाइफ में जहाँ पे अगलीनेस था, और जहाँ पे मॉडर्न लाइफ और जहाँ पे ड्रेस, जो भी मॉडर्न एज का जो लिविंग का तरीका था, यह लगता है कि यह मूवमेंट उसके खिलाफ था। सो व्हाट डू यू सी देयर, व्हाट डू यू फाइंड देयर? यू विल कम टू नो कि इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अगलीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड ड्रेस। Its revolutionary aims thus became, in some of its product, inextricably mingled with nostalgia। इसकी एक और खासियत है, इसमें नॉस्टैल्जिया दिखाया गया। व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्टैल्जिया? जो नॉस्टैल्जिया है उसका सिंपल सा मतलब यही है कि रिकॉलिंग द पास्ट, ऑलवेज थिंकिंग द पास्ट इज हॉन्टिंग, द गॉन डेज इज हॉन्टिंग। तो जो बीते हुए दिन थे, उन बीते हुए दिन के प्रति एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन, एक लगाव देखने को मिलता है। आर्टिस्ट कनेक्टेड विद पीआरबी, पीआरबी प्री रेफरेंस ब्रदरहुड। उसमें जो आर्टिस्ट थे उसमें कौन थे? फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन थे, विलियम बेल स्कॉट थे। दीज वर द आर्टिस्ट। ये उतना जरूरी नहीं है याद करना। फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन थे, विलियम बेल स्कॉट थे, विलियम डाइस है, हेनरी हेनरी वॉलिस है, आर्थर ह्यूजेस है, साइमन 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 सोलोमन है, विलियम डी मोरोगॉन है। या द फर्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट वाज ब्रीफ, जो पहला फेज था मूवमेंट का वह बहुत छोटा था। एंड द ग्रुप ब्रोक अप अराउंड 1850। और 1853 ईस्वी में यह ग्रुप जो है क्या हुआ? टूट गया। या ये ग्रुप क्या हुआ? टूट गया। अब सेकेंड फेज, उसके बाद इसका एक सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। और सेकेंड फेज कौन शुरू करता है? दाते गैब्रियल रॉसेटी एंड इन्वॉल्विंग एडवर्ड बर्न जोन्स, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबर्न। ये लिटरेचर में आता, पहले तो पेंटिंग में आया था। उसके बाद यह क्या होता है? 1853 में यह ग्रुप टूट जाता है। तो जो सेकेंड फेज है इस ग्रुप का, इट वाज स्टार्टेड बाय हुम? दाते गैब्रियल रॉसेटी। और इसके अलावा कौन थे? एडवर्ड एडवर्ड बर्नी, जोन्स एंड विलियम मॉरिस। एसी स्विनबर्न was often labeled pre-Raphaelite, but but
but more accurately linked to the aesthetic movement. ये जो है प्री रैफेलिट से भी जुड़े थे और ज्यादातर देखा जाए तो एस्थेटिक मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे. So again, I would like to tell you, just I would like to discuss with you कि सबसे पहले I would like to ask question from Rama. Rama, can you explain or tell me the exact date when did it come, when the movement came? Sir, sir, it came in Victorian age. Yeah, it came in Victorian age. And the group related to second phase of the pre-Raphaelite movement is came in 1853. No, that's the second phase. In the beginning, perhaps Shamama is saying something. 1848. 1848 sir. Yes, 1848 exactly. जो सबसे important question बनेगा कि प्री रैफेलिट ब्रदरहुड it was a group of artists, poets and critics. It came for the first time in 1848 1848 में. और 1848 का मतलब कौन सा एज रहा है? विक्टोरियन एज रहा है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो विक्टोरियन एज है उसकी जो डेट है 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक. अब सवाल ये उठता है कि ये जो विक्टोरियन एज था, इस विक्टोरियन एज में क्या क्या चीजें, कौन कौन से मूवमेंट आए थे? एक मूवमेंट आपको अभी मैंने पढ़ाया था, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था. एक मूवमेंट और आपका था जिसका नाम था मार्क्सिस्ट मूवमेंट, और मार्क्सिस्ट मूवमेंट भी 1848 में आता है. तो प्री रैफेलिट ब्रदरहुड और मार्क्सिस्ट मूवमेंट दोनों की एक ही डेट है. प्री रैफेलिट ब्रदरहुड और मार्क्सिस्ट मूवमेंट दोनों की डेट एक ही है. दोनों की जो डेट है वो क्या है? एक ही है. सो यू फाइंड हियर कि प्री रैफेलिट ब्रदरहुड और मार्क्सिस्ट मूवमेंट दोनों का जो डेट है, जब वो एक है या एक एक ही उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, कोशिश क्या की, वो रियली में उसका एक ही डेट है. तो हमें विक्टोरियन एज, इसका मतलब कि चाहे हम प्री रैफेलिट ब्रदरहुड पढ़ रहे हो या जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, दे ऑल वर केम इन विक्टोरियन एरा. और विक्टोरियन एरा में ये जो मूवमेंट थे उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग रही है. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है एक तरह से वर्कर के और फैक्ट्री ओनर के बीच का जो गैप है उसके बारे में बात करता है. जो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था वह एक रिलीजियस मूवमेंट था, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट. जो प्री रैफेलिट ब्रदरहुड है, इट वाज अ लिटरेरी मूवमेंट. लेकिन इस जो मूवमेंट का असर है उसमें आर्टिस्ट है, पोएट्स है और क्रिटिक है. मैं शमामा से जानना चाहूंगा कि शुरू में मैंने कुछ नाम लिया है, कैन यू रिपीट दोज नेम्स? Yes, sir. या They are John Everett या and and Lace या मिलायस and Lace. Dante मिलायस. हाँ, दांते. and Elias. Okay, sir. Dante, Gabriel, या Rossetti, या William उनका शॉर्ट Holman, फॉर्म, या उनका शॉर्ट फॉर्म Hunt. डीजी रॉसेटी. या Yes, okay, sir. तो जॉन एवरिल मिलायस, William दांते Michael गैब्रियल रॉसेटी, Rossetti. या विलियम हॉलमैन हंट, विलियम माइकल रॉसेटी, थॉमस वुलर, फ्रेडरिक Ulner, जॉर्ज, या स्टीफन जेम्स Stephen and कॉलिंसन. James Collinson. Collinson, yeah. Now, one thing I would like to tell you, I would like to ask Manisha. Manisha, the movement that is known as Pre-Raphaelite Brotherhood, it came in 1848. Can you tell me, it was a literary movement, it was, you can say also an aesthetic movement, and for the first time the movement came in the field of the painting. उसका जो पहला एग्जीबिशन लगा था वर्क के रूप में, कहाँ पे लगा था? Sir, Royal Academy in रॉयल in 1849. In in 1849. 1849. जी सर. 1849. Yeah, I would like to ask a question from Rama. Rama, can you tell me ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट का जिक्र एक जर्नल में भी किया गया. What was the name of the journal? Sir, the germ
द जॉब। या आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू सारिका मैडम कि मैडम ये जो चीजें थी जिसमें इनमें से जो राइटर्स थे वो राइटर्स किसको फॉलो करते, किसका असर जो है राइटर का देखने को मिलता है? दे वर इंस्पायर्ड बाय सम नोन वेल नोन राइटर्स। Sir, John Keats, जॉन दांते कीट्स, हेनरी। Da, दांते, या William Shakespeare, and Alfred विलियम Tennyson. and Alfred Tennyson. Yeah, that's good. Yeah. Now I would like to ask another question from Shamama. Shamama, can you tell me when I talk about its basic feature? So, what the features of this movement do you find? It has clarity, brightness, Yeah, good brightness, detailed first-hand observation. detailed first hand observation of flora. Yeah, moral seriousness, religious Yes, theme. and moral senselessness in some expressed Yeah, religious moral. themes or Yeah, yeah, yes, religious or themes or symbolic mystical iconography. yeah, iconography. Yeah, that's good. That's good. Sir, Just I want iconography, what is this? iconography is something that is presented through picture, making graph, making picture. Picturized. Yeah, and Yes. you will come to know what you will come to know other things which you have to remember that. Just I want to ask you from Manisha. Manisha, what the setting it has? It has modern setting or medieval setting? सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। What the setting it has? Modern or medieval? सर सर इसमें मॉडर्न सेटिंग थी जिसमें ड्रेसेस थी और अनलाइन अगलीनेस थी सर। So it was against modern setting. It has जी medieval सर। setting. If you Medieval. जी yeah, सर। many of the subjects were medieval as well as literary, medieval as well as literary. जो इसके Literary. कैरेक्टर या जो इसके कैरेक्टर्स हैं, जो इसकी थीम है, उसमें जो सेटिंग आपको देखने को मिलेगा medieval और literary रहा है. And जी सर। yeah, yeah, I want to know from Sarika madam. Sarika madam, can you tell me and other great personality who influenced this movement? John Ruskin, sir. Yeah, John Ruskin. John Ruskin. Now I just want to know from Rama. Rama, the second phase. The second phase is started in you can say ki that was the 53। just a minute, 53. 1853. Yeah, can you Yes. tell जी सर। me the known of those well-known figures who led the second phase? Sir, D.G. Rossetti, Yeah, D.G. Edward Rossetti, Jones, and William Edward Morris, Burns, William and Morris, A.C. A.C. Swinburne, A.C. Swinburne. ये सब लोगों ने, और ये सब लोग दूसरे कौन से मूवमेंट से जुड़े थे? Sir, आज थे एस्थेटिक मूवमेंट. आज 30 मोमेंट। या एस्थेटिक मूवमेंट. सो यू विल कम टू नो कि जो ये मूवमेंट था इसका सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज में जो रिलेशनशिप है उसका ज्यादातर जो उसका असर है लिटरेचर पर है. तो यू विल कम टू नो कि in what way they contributed and what do we expect या what we find कि क्या क्या उन्होंने किया. So here you find उनका contribution क्या रहा है. So in this way we have concluded pre-Raphaelite brotherhood. Now taking another point is the Sir, Chartist movement. excuse me, sir. Yeah, In the pre-Raphaelite brotherhood, ये क्या है सर? प्री actually रैफलेट पीरियड या मूवमेंट है उसमें ब्रदरहुड यूज हुआ है. brotherhood, it is known as brotherhood because you will come to know the particular movement. In that movement, whatever the followers they have, they were showing something affection, they were showing something you can say compassion, generosity, and even in the field of the painting, in the field of the some were well-known poets, some were well-known critics.
they have the same ideology and they presented themselves that they are what they are the brother something they have the attachment they don't were passing the drive or ugliness ugly life so that particular attachment that particular you can say affection this is why you find here the here that is the that shows the feeling of that movement or the people who were Movement. associated with that movement yeah Okay, sir. yeah This is the second name of this movement, sir. This was the second name. Yeah, no, this was not the second. It is also known as Fleshy School of Movement. Fleshy, Fleshy. The second, the pre-Raphaelite Brotherhood. It's the name of the movement, and it is also known as Fleshy School of Poetry. Fleshi. I would like to just mention here इसका दूसरा क्या नाम है Fleshy. Fleshi. Fleshy School Okay. of Lacy movement. फ्लेशी मूवमेंट या फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री जिसपे डीजी Okay, sir. रॉसेटी क्रिस्टीना रॉसेटी and AC Yes. Swinburne. And why, if the people ask why is it called fleshy, it is called fleshy because it has what you will come to know इसमें clarity था, brightness था, seriousness था और detailed first hand experience था and you will come to know it has been presented as the things are living creature. It has been presented and we find the concept of beauty, imagination, something the way as Keats wrote the poem, something as the way as Dante composed anything, something the way as Tennyson composed anything, or Shakespeare composed anything. In the same manner, in the same way, these characters created by these poets, they have the life, they have flesh and blood. This is why the this school of poetry is also known as fleshy school of poetry. Okay, sir. Okay. I Okay. Thank you, sir. oh, oh, yeah, please mute. Manisha and Shama. शमा म्यूट कर लीजिए. Okay, sir. Now you will come to know there is another movement, Chartist movement, and this movement is also important. I would like to explain it here. Chartist movement a chiefly working class जो यह movement था यह एक working class का movement था. A chiefly working class. What class? Working class पॉलिटिकल मूवमेंट बिटवीन 1837 कब आया था 1837 में एंड 1848 में. अब आप देखिएगा कि जो ये मूवमेंट आता है उसका भी समय वही रहता है कि a chiefly working class political movement between 1837 and 1848 which arose as a result of the reform bill of 1832 और जो किसकी वजह से आया था जो पहला रिफॉर्म बिल पेश किया गया था उसकी वजह से आया था और पहला रिफॉर्म बिल कब पास किया गया 1832 में विच हैड एक्सक्लूडेड द वर्किंग क्लास फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स और इस रिफॉर्म बिल ने क्या किया था इसने एक्सक्लूड कर दिया था किसको एक्सक्लूड एक्सक्लूड मैंने बाहर कर दिया था किसको वर्किंग क्लास को किससे बाहर कर दिया था पॉलिटिकल राइट से तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो चार्टिस्ट मूवमेंट है a chiefly working class political movement between 1837 and 1848 यह एक वर्किंग क्लास मूवमेंट था पॉलिटिकल मूवमेंट था 1837 से 1848 के बीच में शुरू हुआ था विच एरोज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्म बिल जो रिफॉर्म बिल के रूप में आया था और कब आया था 1832 ईस्वी में विच हैड एक्सक्लूडेड द वर्किंग क्लासेस जिसने वर्किंग क्लासेस को बाहर कर दिया था कहाँ से फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स फॉर लैक ऑफ फॉर लैक ऑफ necessary property for lack of there is a word that is missing here for lack of the necessary property qualification और क्यों उनको बाहर किया गया था क्योंकि उनके पास जो है नेसेसरी जो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन होता है वो चीज नहीं था फिर उसके बाद कह रहे हैं कि देयर सिक्स पॉइंट इस ये जो मूवमेंट था इसके 6 पॉइंट पीपल्स चार्टर ये इसमें इसमें 6 पॉइंट थे इस मूवमेंट के जो पीपल्स चार्टर के नाम से जाना जाता है तो ये भी ध्यान में रखना है कि चार्टिस्ट मूवमेंट के कितने पॉइंट थे 6 पॉइंट थे और इस 6 पॉइंट को क्या नाम दिया गया था देयर 6 पॉइंट्स जिसको दैट हैज बीन जस्ट एड्रेस्ड एज पीपल्स चार्टर कंसिस्टेड इसमें क्या क्या शामिल किया गया था यूनिवर्सल सफरेज
vote of ballot, annually electoral parliaments, payment for members of parliament, and abolition of the property qualification and equal electoral districts. So you will come to know ये जो मूवमेंट था केवल वर्किंग क्लास की हालत को सुधारने के लिए था। यह मूवमेंट क्यों आया? जब 1832 ईस्वी में पहला रिफॉर्म बिल पेश किया गया तो वर्किंग क्लास को इससे बाहर रखा जाता है। क्यों? किससे बाहर रखा जाता है? पॉलिटिकल राइट्स से। और उनको क्यों बाहर पॉलिटिकल राइट्स से? क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन नहीं था। तो बाद में 6 बिंदुओं को लेकर के एक आप कह सकते हैं एक चार्टर तैयार किया जाता है जिसको पीपल्स चार्टर कहा जाता है। और उसमें इन सब चीजों की मांग होती है, जिसमें एक मांग थी यूनिवर्सल सफरेज, वोट बाई बैलेट होना चाहिए, एनुअल इलेक्टोरल पार्लियामेंट, पेमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एबोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन एंड इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। द मूवमेंट हैड एन इनॉर्मस फॉलोइंग बट फेल्ड थ्रू पुअर लीडरशिप। मूवमेंट का काफी असर था लेकिन यह फेल हो गया क्योंकि इसका कोई सही लीडर नहीं था, पुअर लीडरशिप में। थ्रू द पॉइंट्स इवेंचुअली बिकेम लॉ बिटवीन 1860 एंड 1940। लेकिन बाद में इसी को आधार मान करके एक लॉ का बनाया जाता है 1860 एंड 1914 accepted for annually elected parliament. The movement was alluded to by novelists of the mid of the 19th century। करे इस मूवमेंट ने कुछ नॉवलिस्ट को बहुत अट्रैक्ट किया था। वर वर कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चंस, इन पार्टिकुलर बेंजामिन डिज़राइली। कह रहे एक जो बड़े नॉवलिस्ट थे जिसमें क्या नाम था उनका? नाम बेंजामिन डिज़राइली था। उन्होंने इसको लेके क्वेश्चन किया अपनी नॉवेल सिबिल में, SYBIL। एंड चार्ल्स किंग्सली ने एल्टन लॉक में इसको लेके क्वेश्चन किया। एंड आल्सो बाय थॉमस कार्लाइल इन हिज एसे चार्टिज्म। और थॉमस कार्लाइल ने एक ऐसे लिखा था, उस ऐसे का नाम था चार्टिज्म। उसमें भी ये क्वेश्चन किया गया। The Chartists themselves also provided much literature, including the documentary accounts of Samuel Bamford and many short-lived periodical stand-up. The Northern Star, the Chartist Circular, the Star of Freedom, the Red Republic, Thomas Cooper, the Purgatory of Suicide, Avengers Eliot, Corla Reimer, Ernest Jones, D. Brazier, Thomas Martin Wheeler, Sunshine and Shadow are well. So what I want to say, just I want to tell you कि if I talk about the Chartist movement, then Chartist movement is nothing at all. It was what? It was chiefly a working class political movement. एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि chiefly working class political movement which came between 1837 and 1848। जो कब से कब आता है? 1837 से 1848 के बीच में आता है। और यह मूवमेंट किसकी वजह से आया था? विच एरोज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्म बिल। और यह रिफॉर्म बिल के पास होने की वजह से आता है। रिफॉर्म बिल को कब पास किया गया था? 1832 में। विच हैड एक्सक्लूडेड द वर्किंग क्लासेस फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जिसमें जो है क्या किया गया था? वर्किंग क्लास को एक्सक्लूड किया गया था। एक्सक्लूड माने बाहर करना। विच हैड एक्सक्लूडेड द वर्किंग क्लासेस फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। और कहाँ से बाहर किया गया तुमको? पॉलिटिकल राइट्स से। क्यों बाहर किया गया था? क्योंकि उनके पास लैक ऑफ द नेसेसरी प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये मूवमेंट बाद में असफल हो जाता है पुअर लीडरशिप की वजह से। लेकिन इसको लेके कई कानून बनते हैं 1860 से 1914 के बीच में। और इस मूवमेंट ने कुछ नॉवलिस्ट को प्रभावित किया था, जिसमें से एक नाम आपका बेंजामिन डिज़राइली का नावल सिबिल है, चार्ल्स किंग्सले का नावल एल्टन लॉक है, और थॉमस कार्लाइल ने अपने ऐसे चार्टिज्म में लिखा है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और भी लिटरेचर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सैमुअल बामफार्ड एंड मेनी थिंग। सो ये इतना था, इसके आगे आपको नहीं बात करना है। बस मैं एक एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। पहला मैं शमामा से लेना चाहूंगा कि शमामा जो ये चार्टिस्ट मूवमेंट है, ये कब से कब तक, कब के बीच में आया हुआ है? शमामा? हाँ यस सर, हाँ 1837 to 1848। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं मनीषा से जानना चाहूंगा कि मनीषा, जो शमामा ने बताया कि ये मूवमेंट 1837 से 1848 के बीच में आया है, यह मूवमेंट किसकी वजह से आया? कौन सा वो बिल पास किया गया था? कब पास किया गया था?
Sir, arose was a result of Reform Bill of 1832. या रिफॉर्म बिल ऑफ 1830, 1832 से एक रिफॉर्म बिल पास किया गया, उसके परिणाम स्वरूप यह आता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम रमा, कि रमा ये जो रिफॉर्म बिल पास किया गया था उसमें किसको एक्सक्लूड कर दिया गया था जिसकी वजह से यह मूवमेंट आता है? सर वर्किंग क्लासेस को। वर्किंग Yes, क्लासेस के yes. किस राइट्स को? वर्किंग क्लासेस के कौन से राइट्स को? पॉलिटिकल राइट्स Political. फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स को, ठीक है, ठीक है। बाद में जो है मैं सारिका मैडम जानना चाहूंगा कि मैडम 6 पॉइंट को लेकर के एक डिमांड होती, उस 6 पॉइंट का क्या नाम था? Universal, sir. Sir, the sixth point Police charters. हाँ, पीपल्स चार्टर, PEOPLE एपोस्ट्रोफी, पीपल्स चार्टर। Concession. सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है बहुत देर से, जितने हाँ। मूवमेंट पढ़ा इसमें क्या ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट था इट इज नोन आल्सो 10 आवर मूवमेंट, ये कि कुछ और या था? 10 आवर, नहीं 10 आवर मूवमेंट इसी से एसोसिएटेड है, लेकिन उसमें जो है क्या होता है कि हाँ। वर्किंग जो वर्किंग क्लास के लोग थे वहां से था, लेकिन दैट वाज द फैक्ट्री वर्कर का, और ये चार्टिस्ट मूवमेंट से ही रिलेटेड था 10 आवर मूवमेंट। 10 hour movement, it basically just decides the working hours of the just you can say कि working hours of the working class. ओके, मतलब सेकंड नेम इज नोन एज 10 आवर मूवमेंट। नहीं, second you can't say कि second name, but that's the part of 10 hours, that's the part of the Chartist movement. Yeah. Now the next question I would like to take from Shamama. Shamama, can you tell me some beautiful novelist who described in his novels about these movements? Shamama? Yes, sir. Yeah. नॉवलिस्ट का नाम जिन्होंने, Novelist. हाँ, बेंजामिन डिज़राइली बताया था ना, बेंजामिन डिज़राइली इन सिबिल। Benjamin. जी। मनीषा तुम सेकंड नेम बताओ। Sir, Charles Kingsley in चार्ल्स पढ़ना किंग्सले नहीं। इन, या चार्ल्स जी, किंग्सले इन एल्टन लॉक। Mr. Law. and by Thomas Carlyle. या Also. थॉमस कार्लाइल इन Carlyle. चार्टिज्म, Nice. Thomas Carlyle in Chartism. Thomas Carlyle in Chartism. So you find these things, and I have explained Chartist movement also. And now taking the last movement of today's class, that is what? That is the Impressionism. You will come to know कि the name desirably give from a painting. जो Impressionism movement है यह एक पेंटिंग से आया था, और उस पेंटिंग का क्या नाम था? पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशन। उस पेंटिंग का क्या नाम था? इम्प्रेशन। या उस पेंटिंग का नाम इम्प्रेशन था, उसी पेंटिंग के नाम पर मूवमेंट का नाम इम्प्रेशनिज्म पड़ा। सो यू फाइंड कि द नेम डिराइजिवली गिवन फ्रॉम अ पेंटिंग, और यह पेंटिंग किसके द्वारा तैयार की गई थी? मॉनेट, बाई मॉनेट, MONET। मॉनेट नाम के आदमी ने एक पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग का नाम इम्प्रेशन था, उसके नाम पर यह इम्प्रेशनिज्म। इसका मतलब इम्प्रेशनिज्म जो मूवमेंट था यह पेंटिंग के फील्ड में आया था। किस फील्ड में आया था? पेंटिंग के फील्ड पेंटिंग। में। दूसरा चीज ये है कि टू अ वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पेंटर, और इस मूवमेंट को शुरू करने वाले जो लोग थे फ्रेंच पेंटर्स थे। कौन से लोग थे? फ्रेंच पेंटर्स फ्रेंच। थे। हाँ, जिन्होंने पहली बार अपना एक पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाया 1874 में। कब लगाया? 1874 में। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो मूवमेंट था, यह मूवमेंट किससे रिलेटेड है? पेंटिंग से रिलेटेड है। नंबर 1, वो पेंटिंग किसके द्वारा? मॉनेट के द्वारा तैयार की गई थी। पेंटिंग का क्या नाम था? इम्प्रेशन नाम था। और एक ग्रुप ऑफ फ्रेंच पेंटर्स थे
जिन्होंने अपना एक एग्जीबिशन लगाया 1874 में। their aim was to render the effects of light on objects। जो वो पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में या फ्रेंच पेंटर ने ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर जो लाइट यूज की जाती है, लाइट का असर ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रादर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ, ना कि ऑब्जेक्ट का महत्व। दो चीजें होती है। जैसे आप ये समझिए कि एक हमने कोई चित्र बनाया, तो एक चित्र जो मैंने बनाया वह ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस चित्र में अगर मैं पेंटिंग, उसको मैं कलरिंग कर रहा हूँ, तो कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने स्केचिंग किया हुआ था? स्केच्ड ऑब्जेक्ट इज कलर। इम्पोर्टेंट या कलर? तो वो जो है उन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की कि जो फ्रेंच पेंटर थे, उन्होंने ये बताया कि कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज यानी लाइट ऑन ऑब्जेक्ट्स, उस पर उन्होंने देखा। तो उसमें फिर इस जो पेंटिंग के जो लोग थे, जो पेंटर्स थे, उसमें उसमें एक नाम था क्लॉड मॉनेट। उनका पूरा क्या नाम था? क्लॉड मॉनेट। वही मॉनेट जिसका शॉर्ट फॉर्म जिन्होंने इम्प्रेशन बनाया था। तो मॉनेट नाम के यानी क्लॉड मॉनेट नाम के आदमी ने इम्प्रेशन नाम की पेंटिंग बनाया, उसी से इम्प्रेशनिज्म आया। और एक ग्रुप ऑफ फ्रेंच पेंटर्स थे, और उनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑब्जेक्ट्स रादर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। effect of life on objects, effect of light on object rather than the object themselves. Claude Monet, Alfred Sisley, and Camille Pizarro carried out their ideas most completely. A theory of literary impressionism was developed by Ford Madox Ford। कह रहे कि फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड नाम के एक पर्सनालिटी थे, जिन्होंने एक पूरा लिटरेरी थियरी डेवलप की है इम्प्रेशनिज्म का। तो एज अ थियरी इट वाज डेवलप बाय हु? एज अ थियरी इट वाज डेवलप बाय फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड। लेकिन इम्प्रेशनिज्म जो मूवमेंट है, ये किस फील्ड से आता है? पेंटिंग से आता है। और वो पेंटर कहाँ के थे? फ्रेंच पेंटर थे। फ्रेंच पेंटर में एक नाम क्या था? फ्रेंच पेंटर में एक नाम क्लॉड मॉनेट था। क्लॉड मॉनेट ने इम्प्रेशन नाम की एक पेंटिंग बनाई थी, उसी पेंटिंग से इम्प्रेशनिज्म आया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था? फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड आते हैं, जो इसको एक थियरी की शक्ल देते हैं। उन्होंने एक ऐसे लिखा ऑन इम्प्रेशनिज्म। तो ऑन इम्प्रेशनिज्म यह एक क्रिटिकल ऐसे है, और इम्प्रेशन एक पेंटिंग का नाम था। ऑन इम्प्रेशनिज्म किसने लिखा? फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने लिखा। एंड पुट इनटू प्रैक्टिस इन हिज नॉवेल्स द गुड सोल्जर। और इसी जो है आप थियरी को उन्होंने अपनी नावल द गुड सोल्जर में अप्लाई किया। कहाँ पे अप्लाई किया? अपनी नावल द गुड सोल्जर में। एंड पुट इनटू प्रैक्टिस, और उसको प्रैक्टिस में लाया इन हिज नॉवेल द गुड सोल्जर। द गुड सोल्जर में उन्होंने लाया। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा कि इम्प्रेशनिज्म जो है यह कहाँ से आया हुआ है? पेंटिंग से आया है। पेंटिंग का क्या नाम था? इम्प्रेशन। उसको बनाने वाले आदमी का क्या नाम था? क्लॉड मॉनेट नाम था। और इसके बाद फ्रेंच पेंटर्स का एक ग्रुप था, जिन्होंने क्या किया? इस फील्ड में काम किया। और उन्होंने जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इसका दिया कि द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन ऑब्जेक्ट रादर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि एक थियरी के रूप में इसको किसने जन्म दिया है? थियरी के रूप में इसको फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने जन्म दिया। उन्होंने एक ऐसे लिखा ऑन इम्प्रेशनिज्म, और बाद में इस थियरी को उन्होंने प्रैक्टिस में लाया अपनी नावल द गुड सोल्जर में। सो इन दिस वे वी हैव डन। जाते जाते एक एक क्वेश्चन मैं दोबारा लेना चाहूंगा। सबसे पहले शमामा से। शमामा, ये जो इम्प्रेशनिज्म है किस पेंटिंग से आया हुआ? इसका टाइटल कहाँ से आया है? पेंटिंग से सर, जो हाँ, उसका a painting by Monet called impressionism, और फ्रेंच ग्रुप से आया था ये, जो पेंटर्स थे। हेलो हेलो हेलो
हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सर की आवाज नहीं आ रही। नहीं मेरी क्षमा माँ। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं, मैं केवल एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो है इम्प्रेशनिज्म इम्प्रेशन नाम की पेंटिंग से आया है, जिसको किसने बनाया था? मॉनेट ने बनाया हुआ था। और बाद में फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने इसको जो है एक तरह से लिटरेरी थियरी का शक्ल दिया। और उन्होंने अन इम्प्रेशन नाम का एक ऐसे लिखा था, और उसको उन्होंने अपने नावल द गुड सोल्जर में अप्लाई किया था। तो द गुड सोल्जर किसका नावल है? फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड का। ऐसे ऑन इम्प्रेशन किसने लिखा था? फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने। कब लिखा था? 1913 में लिखा हुआ था। इम्प्रेशन नाम की पेंटिंग से इम्प्रेशनिज्म आया है, जिसमें ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है, इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन ऑब्जेक्ट्स रादर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। इतनी सारी चीजें रही हैं, तो मैं इसको यही कंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज समवन इज वेटिंग। आई विल जस्ट सेंड यू अनदर वीडियो। एक मैटे मैटर भेजा जो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आपको उसको सुनना है। बाकी जो बचा हुआ कल मैं इसी टाइम में डिस्कस करूंगा आपसे। ओके सर।